आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। आज बात होगी इंडिया ब्लॉक की। क्या बिहार से बिखर गया इंडिया ब्लॉक? दरअसल बिहार एपिसोड के बाद इंडिया ब्लॉक के मुस्तकबिल पर ही सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले जिस तरह से अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाले खुद नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को ही चकमा देकर पलटी मार ली, उससे भी आईएनडीएआई पर जो है वो बिखराव के बादल मंडराने लगे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। मार्केट में इस तरह की खबरें हैं कि लगातार इंडिया ब्लॉक के बिखरने की बातें वो लगातार हो रही हैं। खुद इंडिया ब्लॉक की जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वहां पर भी इसको लेकर के हर रोज कुछ ना कुछ जो है वो बातें हो रही हैं कि किस तरीके से इसको आगे लेकर के चला जाए। इस सब के अलावा कई सारी जो है वो खबरें झारखंड से भी आई। आज सीएम हेमंत सोरेन कि ईडी के साथ लुका छुपी का जो खेल चलता रहा, उससे भी इंडिया ब्लॉक में बेचैनी देखी जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या बिहार से बिखर गया इंडिया ब्लॉक, और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब, बीजेपी से सुमित शशांक हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अलीमुल्ला खान आप ही से कि जिस तरीके से एक बड़ा जो है वो डेंट लगा है इंडिया ब्लॉक को, और इंडिया ब्लॉक को डेंट भी उसी आदमी से लगा है जिसने एक तरीके से एक सूत्रधार थे जो इंडिया ब्लॉक के तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की उन्होंने कोशिश की थी, और वो जद्दोजहद कर रहे थे। वो उनको कामयाबी मिली, मगर आखिर में वही चकमा दे गए, वही धोखा दे गए, उन्होंने ही पलटी मार ली। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इंडिया ब्लॉक पे उनके जाने से अब फर्क पड़ रहा है? देखिए, इस वक्त मुल्क जिस तरह के फाशिज्म से गुजर रहा है, और फाशिज्म का जो खतरा है वो बिल्कुल अलग तरह का है। और उस माहौल में जब पूरे मुल्क में जब नफरत की पूरी सियासत, मजहबी पहचान की सियासत, और कोई भी तमाम सियासी जमातों में खौफ का माहौल था कि मेजॉरिटेरियन जो वॉइसेस हैं उस पे किसी तरह की तनकीद या संघ के खिलाफ कोई बात करना बिल्कुल जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ समझा जाता था। उस माहौल में मुझे खुशी है कि मैं उस सियासी जमात से मेरा ताल्लुक है। उस माहौल में राहुल गांधी जी ने पूरे मुल्क में नफरत की सियासत के खिलाफ, फाशिज्म के खिलाफ, पूरे मुल्क में मजबूती के साथ इनकी नफरत की सियासत के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद किया, और लोगों के बीच में एक नैरेटिव बदलने की जो कोशिश की, और एक नया डिबेट शुरू किया। अच्छा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कि जो कुछ बिहार में हुआ कि खतरा तो वही, तो सिर्फ खतरा यही नहीं है कि एक पार्टी की सरकार है और नफरत की सियासत है। खतरा इस तरह से ये भी है कि जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को जमहूरी निजाम में जिस तरह से पूरी जमहूरियत को यरगमाल बनाने की जो पूरी कोशिश होती है और लगातार हो रही है, उसी सिलसिले की जो मौका परस्त जो लोगों को भी मसलहतन जो है वक्त के ये किसी एक उम्मीद के साथ बड़ी लड़ाई में साथ लिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार साहब ने जो कुछ किया है वो जनता देख रही है, आवाम देख रही है, और मुझे कोई मायूसी नहीं है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि तमाम ऑप्शन को लेकर के तमाम जो चीजें हो सकती हैं, जो इस तरह के खतरे हो सकते हैं, उन खतरों का अंदाजा कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन के जो दूसरे साथी उनको भी पहले से था और है। अच्छा। और उसकी तैयारी हमारी थी। हमारे लिए मैं इसको कोई डेन नहीं समझता हूं। हम आवाम के बीच में हैं। हाँ। और नफरत की सियासत के खिलाफ मजबूती के साथ हम जो है खड़े होंगे, और इनकी इस मौका परस्ती को भी बेनकाब करें। ठीक है, सुमित शशांक जी आप थोड़ा सा देर से जुड़े। ये जिस तरीके से मतलब आज हमने देखा दिन भर जितने भी एनडीए के लीडर्स हैं, और खासतौर से बीजेपी के, वो हमलावर थे इंडिया ब्लॉक पर। इंडी ब्लॉक जो है वो बीजेपी अक्सर कहती है, इसको इंडी गठबंधन कहती है। तो किस तरीके से जो है वो आपके लिए तो एक बड़ी बात हो गई है, मतलब क्योंकि कल हम पढ़ रहे थे एक्स पर भी जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी लगातार लिख रहे थे कि 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की अब जो है वो एकदम से झोली में आ गई, या फिर कहा जाए वो जीत पक्की है वहां पर, और 40 सीटें जो है वो आ गई है मतलब जो है बिहार की। और ये भी कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ी कामयाबी है एनडीए को, और उसको राम मंदिर से भी इन तमाम चीजों को
छोड़ करके देखा जा रहा है। बहरहाल बहुत सारी बातें जो है वो हो रही हैं। कुल मिलाकर के एनडीए के लिए ये कितना मतलब जो है कि ये खुशी का मौका है, एक बड़ा पल है ये। और वो लगातार आज हमने देखा था जो है वो बयान अनुराग ठाकुर साहब वो बोल रहे थे कि ये जो मोहब्बत की दुकान है, इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान ज्यादा है, इसीलिए इनके लोग छिटक करके जा रहे हैं। तो क्या रिएक्शन है जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के अंदर खलबली है, परेशानी है, लोग टूट करके जा रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका सुमित जी? देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुंजार। तो बिहार में एक पार्टी है जहां असामाजिक तत्व जो है ना, वो कूट कूट कर भरे हुए हैं, जिसको बिहार में अन्य शब्दों में गुंडा पार्टी कहा जाता है। लगातार जब जंगल राज पार्ट 1 की सरकार चल रही थी, तो जंगल राज पार्ट 1 की सरकार में किस प्रकार से अपहरण उद्योग फलीभूत था, किस प्रकार से समाज की सुरक्षा करने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी बहन बेटियों का भी अपहरण हो जाया करता था। कहीं ना कहीं जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं थी, जिस राज्य में नरसंहार प्राय हुआ करते थे, तो इस प्रकार का राज्य का पूरा वातावरण बना था। बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता था। कहीं ना कहीं जो बिहार गुण और ज्ञान की धरती माना जाता है, जो बुद्ध और महावीर की धरती माना जाता है, जो नालंदा और विक्रमशिला की धरती माना जाता है, वहां कहीं ना कहीं गुरुओं के आंखों से आंसू निकालने का कार्य जो है वो इंडिया अलायंस के लोगों ने किया और ये लालू परिवार ने किया। इनके द्वारा सिर्फ अपने ही एक नेता का महिमा मंडन किया जाता है, एक ही व्यक्ति को नेता माना जाता है, जो कहीं ना कहीं ये समझने की बात है, जिस व्यक्ति को माननीय हाई कोर्ट ने बता दिया हो कि वो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है, एक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसे कहां होना चाहिए? तो उसे जेल में होना चाहिए। वो बैठकर एक पार्टी का नीति निर्माण करेगा, ये भी समझने की बात है। तो कहीं ना कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, सुमित जी, अगर जेल से बाहर है तो वो कोर्ट के ऑर्डर पे बाहर है, बेल पर बाहर है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि 2015 में भी तो वही लालू थे, वही उनकी पार्टी थी, वही तमाम इल्जामात थे, वही तमाम आरोप थे, वही तमाम जो है वो बातें थी। तो कुछ नया तो है नहीं। फिर वो 2017 में जो है छोड़ देते हैं, फिर वापस 2022 में जुड़ते हैं। तो ये तो देखिए, ये बात जो है ये मतलब एक तरीके से ये सियासत में ये सब चलता है। और कल तक जो ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, दोनों तरफ से कस्में खा रहे थे, मतलब जो है कि कुछ भी हो जाए अब एक साथ नहीं आएंगे। खुद होम मिनिस्टर भी कह रहे थे, पार्टी के दूसरे लीडर्स भी कह रहे थे, जो अभी डिप्टी सीएम बने उन्होंने तो बाकायदा पकड़ी बांध रखी थी, कहा था कि इसको तभी खोलूंगा जब तक इनको हटा ना दूं, मगर फिर शामिल हो गए उसी पार्टी में। तो ये सब चलता है, ये बहुत आइडियल बातें जो है आपने कही है, मगर सियासत में उतनी आइडियल बातें जो है वो चलती नहीं। इरफानुल्लाह खान साहब, आपके पास मैं आऊंगा। इंडिया ब्लॉक के बिखरने की बात हो रही है और बात हो रही है कि कैसे जो सूत्रधार थे इंडिया ब्लॉक के वही छोड़ करके चले गए। अब कितनी आप परेशानी में इस ब्लॉक को आप देख रहे हैं? बहुत सारी पार्टियां हैं उसके अंदर, आम आदमी पार्टी भी एक हिस्सा है। हालांकि आम आदमी पार्टी अगर हम बात करें पंजाब की और दिल्ली की, तो वहां पर बार बार वो उनका जोर इस बात पर है कि भाई यहां हमें अकेले ही लड़ने दो, चाहे वो 13 सीटें जो है पंजाब की हो, चाहे 7 सीटें जो है वो दिल्ली की हो। आम आदमी का यही रुख है, यही जोर है इस बात पर कि वहां पर कोई समझौता नहीं होगा। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि वेस्ट बंगाल में कोई समझौता नहीं होगा। तो भाई अगर वहां कोई समझौता नहीं होगा तो ममता बनर्जी का बाहर जो है वो समझौता करके मेरा ख्याल कि इंडिया ब्लॉक को क्या कुछ फायदा होने वाला है? कुल मिलाकर के आप कैसे देख रहे हैं ये क्या बिखराव जो है, ये कितना नुकसानदेह है, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए? देखिए, ये इलेक्शन 2024 का एक जनरल इलेक्शन है जी, और नेशनल इलेक्शन है। नेशनल लेवल पे ये इलेक्शन होगा, लिहाजा किसी के आने से जाने से इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं बनेगा, क्योंकि आवाम ने अगर जहन बना लिया और एक परसेप्शन बन गया कि इस हुकूमत को चेंज करना है, तो कोई ताकत फिर उसे रोक नहीं सकती है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर, देश के अंदर ये माहौल बन रहा है। और नीतीश जी जिस तरह गए हैं और जिस तरह ले जाया गया है और जो षड्यंत्र हुआ है बिहार के अंदर, वो दर्शाता है कि बहुत कमजोर है एनडीए। एनडीए की हवा निकल रही है एक तरह से, और वो लग रहा है कि उन्हें अब के हाथ से कुर्सी जाने वाली है। तो ये इस तरह पड़ा रहे हैं और इस तरह से लोगों को वरगला कर, डरा कर, ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि जनता जब बेदार हो जाती है और जो वो जागरूक हो जाती है और उसकी समझ में आ जाता है कि असल इश्यूज क्या हैं इस देश के,
और उससे भटकाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका बैकलैश आता है। केजरीवाल साहब ने भी आज एक्स पर वही बातें लिखी है। 2024 हाँ में बिल्कुल, जो बैकलैश आने सीएम है वाला। केजरीवाल वो भी यही कह रहे हैं कि नीतीश जी ने अच्छा नहीं किया, दिल टूटा है। चीफ मिनिस्टर का जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, वो भी यही कह रहे हैं कि जनता बहुत समझदार है। मगर जैसे मैंने मतलब जो है वो सुमित जी को कहा कि भाई ये बहुत आइडियल बातें हैं, जनता बहुत समझदार है, तो जनता जो है वो समझदार तो है मगर वो किसी ना किसी लीडर के पीछे भी है, किसी को अपना लीडर मानती है। अगर कोई बड़ा लीडर छिटकता है, चला जाता है, तो उसका तो असर तो पड़ता ही है। फिर ये कैसे मतलब कहना वो मुनासिब है कि नहीं, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल कि कांग्रेस भी हमेशा यही कहती रही है, जब कोई उस पार्टी को छोड़ करके जाता है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स का यही जवाब होता है कि इनके जाने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। और पता चला आहिस्ता 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 कांग्रेस खत्म होती जा रही है, मतलब जो है वो एक तरीके से खाली होती जा रही है, लीडर्स नहीं बचे अब वहां पर, बड़े लीडर्स बहुत सारे छोड़ के जा चुके हैं। देखिए, जब वो ये तय हो गया कि इलेक्शन इंडिया वर्सेस एनडीए होना है जी, तो इंडिया का मतलब यह है कि पूरा इंडिया, और पूरे इंडिया में जो लोग हैं और जो अवाम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो तैयार बैठी हुई हैं। आप देखिएगा कि 2024 में इन चीजों का कोई असर होने वाला नहीं है। जहां तक आपने कहा कि किसी के आने और जाने से, देखिए आवाम ही, जनता ही बड़ा लीडर बनाती है और जनता ही छोटा बना देती है। अगर किसी को जनता ने बड़ा लीडर बनाया था तो उन्हें बड़ेपन का सबूत देना चाहिए था। इस वक्त देश की आवाज ये है कि ये सरकार जानी चाहिए। इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं। अभी बिहार का जिक्र हो रहा है, जंगल राज का। यूपी में जाइए, क्या है वहां पर जंगल राज नहीं, क्या रोजाना बुलडोजर चल रहे हैं, वहां पर पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो तरह तरह की बुराइयां पैदा हो रही है हमारे के अंदर। बराबर की स्टेट है, बड़ी स्टेट है, उसके जो हालात हैं बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के। तो लिहाजा किसी को इल्जाम लगा देना, और खासतौर से जहां जहां बैकवर्ड लीडरशिप आती है उस पर यही इल्जाम लगाते हैं। तो ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर जंगल राज है और जंगल राज किया जा रहा है, परिवारवाद है, इसी तरह की बातें करते हैं। ये बताएं कि रोजगार नहीं मिल रहा, ये बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है इस देश के अंदर, हमारी इकोनॉमी क्यों डाउन हो रही है, क्यों हमारी चीजें बेची जा रही हैं, चीन की जमीन का क्या हो, हमारी हथियार रखी है, उस पर जिक्र नहीं करते, उस पर बात नहीं करते। और एक तरफ कहते हैं कि हमारी राष्ट्रवाद है, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, हाँ, ओम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी क्लियर कर चुकी है उत्तर प्रदेश को लेकर के, 11 सीटें जो है दे दी, और शायद बात बनती भी नजर भी आ रही, हो सकता है कि एक आध मरहले की जो है मीटिंग और हो। कुल मिलाकर के क्या मतलब, जिस तरीके से ये जो एक तरीके से मतलब अंदेशा जताया जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो अब टूटने की कगार पे या टूटने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और चूंकि झटका जो है वो छोटा मोटा नहीं लेगा। एक स्टेट में जो महागठबंधन की हुकूमत थी वो गई, कांग्रेस भी उसका हिस्सा थी, आरजेडी भी हिस्सा थी, एक दो पार्टियां और जो थी, तो अब जाहिर तौर पर वो एक स्टेट भी चला गया, एक बड़ा लीडर भी चला गया उस स्टेट का, और अगर वो छोटे लीडर होते तो फिर बीजेपी उनको वापस एनडीए में शामिल नहीं कराती। तो हल्के में लेना मेरा ख्याल कि वो तो कहीं भी किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं होगा। क्या कहेंगे, किस तरीके से इंडिया ब्लॉक का मुस्तकबिल जो है वो अब आपको नजर आ रहा है, भविष्य कैसे नजर आ रहा है उसका? सर, जब लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव होता है जी, तो उस समय परिवर्तन जो होता है, लोग इधर उधर आते जाते हैं। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, सुन बताइए आप। और भाजपा के प्रवक्ता सुमित जी बैठे हैं, वो कह रहे थे कि लालू यादव ऐसे आतंकवादी, ये सब जो आरोप लगा रहे थे, सुमित यादव जी से पूछिए कि सुमित अवस्थी जी से पूछिए कि सुमित शशांक, आजादी के 5000 साल सुमित यादव है ना, सुमित अवस्थी है, सुमित शशांक, सुमित जी से पूछिए हाँ, कि आजादी से 5000 साल पहले जो मनुवादी आतंकवाद था वो लालू यादव करते थे। जो दलित महिलाओं के साथ, जो दलितों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ और जो SC ST OBC के साथ जो बलात्कार हुआ है, ये कौन करता था? 5000 साल से ये उत्पीड़न जो है जो होता रहा। इसी के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान आया, देश आजाद हुआ, तो पहले तो मनुवादकार ने इनकाउंटर किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। 26 जनवरी 1950 को अरे सर संविधान, मैं देखिए सुनिए ना, अब हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, आज की बताइए, आज क्या होगा? 2.5 महीने रह गए हैं जो है आम इंतखाबात, जो लोकसभा चुनाव है ना, 2.5 महीने रह गए हैं,
और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस पर बात हो चुकी है, 2 दिन पहले खूब बातें हुई इंडिया हैं। एक शब्द आज की है। बात करिए अब आप। मैं आज यही की बात कर रहा हूँ। हाँ इंडिया एक शब्द है जो कभी हारता नहीं है। जी। हमारे नेता अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर के वो चल रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। आपको विश्वास है कि इंडिया शब्द कभी हारेगा? हम इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि आते जाते हैं लोग जरूर, लेकिन जो महंगाई, बेरोजगारी, जो दलित उत्पीड़न, माइनॉरिटीज उत्पीड़न, जो ये सब सारी समस्याएं खड़ी की जा रही हैं, तो जनता के सामने विकल्प क्या है? जनता जो है टुकड़ा साफ करना चाहती है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में भारतीय 22 में भी यही आप दावा कर रहे थे, 2022 में भी यही दावा कर रहे थे कि सुपड़ा साफ करना चाहती है। तो या तो लोग आपकी सुनते नहीं है, या आप सुनाने की ताकत नहीं रखते, या प्रेजेंटेशन आपका कमजोर है, कन्विंस करने की जो पावर है ना, कन्विंसिंग पावर जिसको कहते हैं, वो भी शायद कम है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अपोजिशन पार्टियों के पास। अलीमुल्लाह खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आज मैं पढ़ रहा था कहीं एक्स पर, और बड़ी दिलचस्प बात थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और वो ये थी कि नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा इंडिया ब्लॉक को, इंडिया अलायंस को क्यों छोड़ा। तो एक बड़ी वजह जो है वो खुलकर सामने आई, और वो ये थी कि जो 13 जनवरी को एक तरीके से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग चल रही थी, तो वहां नीतीश कुमार को मतलब वो पहले से ये बात हो रही थी कि वो कन्वीनर बनेंगे, संयोजक बनेंगे इंडिया ब्लॉक के। वहां पर ये बात रखी गई, तो राहुल गांधी ने वो हल्के अंदाज में ये कहा कि भाई ममता बनर्जी से पूछ करके बात करेंगे। कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी ये कह रही थी कि हमें उचित महत्व नहीं मिल रहा है। अब शायद उचित महत्व नीतीश कुमार को नहीं मिला। ये जो उचित महत्व है वो क्यों नहीं दे पाती कांग्रेस दूसरी पार्टियों को, जो उसकी मतलब हलीफ जमाते हैं, जो उसके मतलब साथ मिलकर के लड़ना चाहती हैं चुनाव, या उसके साथ मिलकर के चलना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो वो उचित महत्व की प्रॉब्लम है। क्या वो उचित महत्व इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि वो जो बड़प्पन है कांग्रेस पार्टी का, जाहिर तौर पर सीटों के लिहाज से बड़ी पार्टी है वो, तो वो बड़प्पन गया नहीं अभी तक? मुझे नहीं मालूम कि ये उचित महत्व और अहमियत कम मिलने की शिकायत कहां से आई, किसने की। मेरे सामने से इस तरह का कोई स्टेटमेंट गुजरा नहीं है। लेकिन मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन है, ये किसी मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, मेरा ख्याल के कुछ नेटवर्क का इशू है, आवाज आपकी आ रही है। ये जो इंडिया गठबंधन है, हाँ, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और जो इस विचारधारा के साथ जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, जिन्होंने ये समझा कि इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है, और अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी, जिन्होंने इस चीज को समझा। जब लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है, जब फाशिज्म का खतरा इतना बड़ा होता है, तो फिर जाति अहमियत और इस जाति ईगो की कोई आना की कोई हैसियत होती नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस में के बहुत सारे नेता चले गए छोड़ करके, फिर कांग्रेस जो है इस तरह होती चली गई। पहली बात तो यह है कि ये एक फेज चल रहा है, और पूरी दुनिया में फेज चलता है राइटिस्ट फोर्सेस का। जब इस तरह की राइटिस्ट इस तरह की पॉलिटिक्स करने के बहुत सारा कंफर्ट जोन होता है, और इस माहौल में जो भी इस हिम्मत के साथ सेकुलर एथॉस को बचाने के लिए, साझी विरासत को बचाने के लिए, और जो संविधान की बात करता है, जो ये बात करता है कि हम एक रंग की बात नहीं करते हैं, एक झंडे की बात करते हैं, एक झंडे के नीचे, जिस झंडे के नीचे हर धर्म, हर मजहब, हर कबीले, हर इलाके के लोग खड़े हो सके, उस विरासत को बचाने की बात करते हैं। उस माहौल में भी, इनकी नफरत की सियासत के माहौल में भी, अभी जो गुज़श्ता इलेक्शन गुजरे, 3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन आप देखिए हर तमाम स्टेट में 40% लोग जो है करीब वोट मिले हैं, वो लोग इनकी नफरत की सियासत के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मामला यहाँ पे अहमियत मिलने ना मिलने की बात नहीं है, ये एक बहाना है, और ये सीधी सी बात है कि कौन आता है कौन जाता है। जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, वो लोग थे जो पार्टी के अंदर उस वक्त गए जब पार्टी कमजोर हुई, जब पार्टी, ऐसा नहीं कि उनके जाने से कमजोर हुई। एक फेज चला, और फेज चलता जमहूरियत में, लेकिन ये बदलाव का वक्त है। पूरे मुल्क में तहरीक चल रही है। सीधी सी बात है कि एक तरफ
दो धाराएं हैं। एक तरफ जो है वो संघ की नफरत की सियासत है, अच्छा। दूसरी तरफ कांग्रेस और जो समाजवादी धारा की पार्टियां हैं उनकी साझी विरासत को बचाने की सियासत है। अब ठीक है। उसमें कौन खड़ा होता है, कौन खड़ा होता है, ये ठीक है। शशि जी, माफ कीजिएगा, सुमित शशांक जी, ये जो आज हमने देखा, जो कांग्रेस के मतलब चीफ हैं, पार्टी के जो चीफ हैं, उनके बयान थे आज, उत्तराखंड में थे वो, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में जो एक तो अक्टूबर की बात है, वो तो आम आदमी पार्टी की बात है, माफी चाहूंगा मैं, तो वो कह रहे हैं कि तानाशाही आ जाएगी अगर बीजेपी रही, 2024 में भी अगर बीजेपी जीत गई तो तानाशाही आ जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि संविधान भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, संविधान नहीं बचेगा। तो ये वजह क्या है, क्यों बार बार संविधान को खत्म करने की, संविधान को बदलने की, बड़ा बदलाव लाने की वो क्यों जो है वो बातें होती हैं, और क्यों ये इल्जाम लगता है? जाहिर तौर पर इसका जवाब जो है वो सुमित शशांक जी आपको देना पड़ेगा, बीजेपी से आप हैं, तो क्या वजह क्या है, ये क्यों बार बार ये इस तरह के इल्जाम लगते हैं? देखिए, दो इल्जाम लगाए गए, एक तो तानाशाही और संविधान की। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि संविधान के पन्नों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण और रामायण को किस प्रकार से अनुकृत करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं राम राज्य के उद्देश्य और राम राज्य के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है। एक कहावत है, मैं बताना चाहूंगा पूरे के पूरे इंडी अलायंस पे, और राहुल गांधी जी ने जो कहा है उस पे, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सियार वही है और पूंछ रंगा हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि सियार पूरा का पूरा, ये जो सियार रूपी जो इंडी अलायंस है, तो ये पूंछ रंगा करके आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं 2014 के पहले आप देखेंगे कि आतंकियों की गोद में बैठ करके खेलने वाले लोग, आतंकियों की वकालत करने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग की वकालत करने वाले लोग, जब देश में एक तरफ नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वैसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग किस प्रकार के लोगों का ये महिमा मंडन करते हैं। पूरा का पूरा एक तरीके से आप देखें ना, एक तरफ परिवारवाद की पूरी जमात है, पूरी की पूरी मंडली है, गैंग है, गिरोह है। तो ये पूरा का पूरा गैंग जो है वो किसको बचाना चाहता है? वो अपने अपने परिवार का जो बिजनेस है, उसको, राजनीतिक बिजनेस को बचाने वाले लोग हैं। मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, लालू परिवार, फिर उसके बाद मुफ्ती परिवार, नेहरू परिवार, ये पूरा का पूरा परिवारवाद का जमात है। ये आम आदमी की बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले भारत में नदी जोड़ो परियोजना लेकर के कौन लेकर के आया? नदी जोड़ो परियोजना आम किसानों के लिए लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लाया गया। यहाँ एक नेता बैठे हैं जो अंबेडकर जी की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है क्या? अंबेडकर के बगल में एक ऐसे लोगों का ये तस्वीर लगा करके बैठे हैं जिन लोगों ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को बलात्कारियों का प्रदेश बना दिया था, जिन लोगों ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को भूमाफिया का प्रदेश बना दिया था, जिन लोगों ने न जाने कितने हिंदू मुसलमानों का पूरा हिंदू मुसलमानों के बीच में, अरे आप जैसे लोग बलात्कारियों के समर्थक हैं, आप जैसे लोग बलात्कारियों का समर्थक है, इनके नेता, सर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनके जो श्रद्धेय मुखिया, इनके श्रद्धेय जो मुखिया जिनका देहांत हो गया, इनके श्रद्धेय मुखिया जिनका देहांत हो गया, वो कहते थे बलात्कारियों के विषय में कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो आपके मुखिया जिस दिन बलात्कारियों का समर्थन करते थे, तो वैसे लोगों को, ऐसे लोगों को तो ये अपना आइडियल मानते हैं। मध्य प्रदेश में जाकर के कांग्रेस के विषय में अपशब्द बोलते हैं, राष्ट्रीय पटल पर ये सब एक गलतियां करते हैं। कहीं न कहीं धोखा। अरे अंबेडकर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अंबेडकर जी की कर रहा हूँ, अरे अंबेडकर जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसे लोग नाम बेचने वाले लोग हो, श्रद्धेय अंबेडकर जी का नाम बेचने वाले लोग हो, अपने पीछे में फोटो किसका लगा नहीं सकते? अंबेडकर जी के बगल में किसका फोटो लगाए? अरे अंबेडकर जी के बगल में किसका फोटो लगाए हो? कहीं ना कहीं अपमानित कराने का कार्य करते हो श्रद्धेय अंबेडकर जी को। अरे श्रद्धेय अंबेडकर जी को अपमानित कराने का कार्य करते हो। तुम जैसे देश की एकता अखंडता को खंडित करते हो। श्रद्धेय अंबेडकर जी का नाम करते हो। श्रद्धेय अंबेडकर जी ने देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए और कहीं न कहीं संपूर्ण देश के लिए काम किया। श्रद्धेय अंबेडकर जी ने देश की एकता अखंडता को कहा के श्रद्धेय अंबेडकर जी, उनका तो काम बदनाम मत करो।
राम अरे राम उनका तो नाम ठीक है इरफानुल्लाह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इरफानुल्लाह खान साहब, तुम जैसे ठीक है। लोग करते हैं कहीं ठीक है। कहीं गुलामी। मेरा ख्याल कि एक एक बात करेंगे तो शायद जो है वो बात को अच्छे तरीके से कहा भी जा सकता है, उसको सुना भी जाएगा। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा सुमित शशांक जी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, जो है नया साल जश्न जब मना रहे थे उससे जस्ट पहले ही, मतलब जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, शायद अगर आप उसको उठा करके देखते तो आपको अंदाजा होता कि उत्तर प्रदेश में ख्वातीन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, और दूसरे जो रिपोर्ट्स आई थी जो अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है, वो शायद आपको पढ़नी चाहिए एक बार, और उसको जो है ज़रूर स्टडी करना चाहिए। मेरा ख्याल कि वो शायद थोड़ा सा जानकारी भी दुरुस्त होगी आपकी। एनसीआरबी जो है वो अगर रिपोर्ट देती है तो उसको तमाम लोग मानते हैं, एजेंसी भी मानती है, सरकार भी मानती है उसको, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल इरफानुल्लाह खान साहब, मैं आपके पास आऊँगा। जो एक बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं और वो अक्सर उसके ऊपर बात होती है, और वो ये है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसका कोई पीएम फेस नहीं है। एनडीए की तरफ से बहुत क्लियर है, बीजेपी की तरफ से बहुत क्लियर है कि कौन पीएम फेस होंगे। और जो चौथी बैठक हुई थी उसका जिक्र पहले भी हुआ, जो चौथी बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें जो है वो नाम आया था, ममता बनर्जी ने नाम उठाया था, जो कांग्रेस के चीफ हैं उनका नाम आया था, और शायद उसकी वजह से फिर कोई खटास, ऐसा माना जा रहा है कि खटास बढ़ती गई, तब से भी नाराज हुए, उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, मतलब नीतीश कुमार नाराज हुए। तो ये जो एक पीएम फेस नहीं है इंडिया ब्लॉक के पास अभी तक, उसका भी आपको लगता है कि कोई मतलब बड़ा असर है ब्लॉक के ऊपर, और उसमें जो है वो बिखराव है, शायद वो लोगों के अंदर, लोगों तक पैगाम ही नहीं पहुंच पा रहा, वो क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कुछ भी कि लीडर कौन है इसका। एक देखिए आप अभी थोड़ी देर पहले तानाशाही की तरफ इशारा कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि 2024 में अगर मोदी आ गए तो तानाशाही आएगी, हाँ। संविधान खत्म हो जाएगा। तो लोग, ये तानाशाही है। हाँ सर लोग नहीं कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के जो मतलब कौमी सदर हैं उनका ये बयान था आज का। जी जी, इसको कोट किया था मैंने। तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि आम भारतीय जनता पार्टी जो पूरे विश्व की, पूरे देश, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर एक आदमी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो यही तानाशाही होती है। इसी तरह तानाशाही आती है। हिटलर भी इसी तरह आए थे, जीत कर आए थे, पॉपुलरिटी थी। तो सर ऐसे तो आम आदमी पार्टी के जो सर्वा हैं वही सब कुछ सारे फैसले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल, कोई एक तो लीडर होगा ना, किसी एक को तो लीडर बनना पड़ेगा। तानाशाही और लीडरशिप बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। नहीं, बिल्कुल सही। पंडित नेहरू लीडर थे, वो तानाशाह नहीं थे। उनके बारे में कैसे कोई कह सकता है, जबकि वो भी लीडर थे। ठीक है साहब, क्या अरविंद केजरीवाल तानाशाह है? वो भी एक लीडर है, वही सारी पार्टी उनके पीछे है। नहीं, ये तो सही है कि उनके पीछे सारी पार्टी है, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि वो तानाशाही से काम करते हैं। पूरी पार्टी से मशवरा करते हैं, मशवरे की उनकी टीम है, उसके बाद फैसला लेते हैं। तो हो सकता है बीजेपी के लीडर भी वैसे ही कर रहे हो जिनकी तरफ आपका इशारा है। वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो साइड है, साइड लाइन हो जाते हैं। अच्छा। वो साइड लाइन है। जिस पार्टी के अंदर अडवाणी साहब को कर दिया गया साइड लाइन, तो उस पार्टी की तानाशाही आपको सबके सामने आ गई है, दुनिया के सामने आ गई कि उनके यहाँ किसी की कदर नहीं है। वो वन मैन शो है पूरा। अभी आपने देखा राम मंदिर के से, तो क्या हुआ उसमें? वन मैन शो था। पूरा कैमरा जो था राम जी के ऊपर बहुत कम था, थोड़ी सी देर के लिए था, और उससे 3/4 हिस्सा जो था कैमरा पूरा मोदी जी की तरफ था। तो यही तानाशाही होती है। देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इसके अंदर आपस में उनका सब मशवरे हुए हैं आपस में, और मुझे लगता है इलेक्शन के बाद सब चीज तय हो जाएगी। ये इलेक्शन आवाम के बीच में है, आवाम लड़ रही है इस इलेक्शन को दूसरा परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि इसके व्यक्ति विशेष के बीच में इलेक्शन हो जाए। ये पूरे देश का इलेक्शन है, देश के बीच में हो रहा है, आवाम के बीच में हो रहा है। और जब आवाम कोई चीज तय कर लेते हैं तो उखाड़ फेंकते हैं बड़ी-बड़ी सत्ताओं। पूरा माजी गवाह है इस बात का, तारीख गवाह है कि जब आवाम बेदार हो जाए, आवाम निकल कर आ जाए सड़कों पर, वो जो निकल के आ रहे हैं, और आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब को कितनी बड़ी जीत मिली है, वो आवाम की वजह से। ठीक है। इसी तरह मुझे लगता है 2024 के अंदर आवाम अगर चाहेंगे, और चाह रहे हैं, आवाम परेशान है, जिस तरह रैलीज हो रही हैं, जिस तरह से यात्राएं निकाली जा रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो आप देखेंगे बहुत कामयाब है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जहन बनाया हुआ है, सिर्फ ये भटकाने की कोशिश हो गई है, और परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि व्यक्तियों के बीच में इलेक्शन। ठीक है। ये इलेक्शन आवाम के बीच में।
ठीक है। ओम प्रकाश जी, एक बड़ी बात जो है वो इंडिया ब्लॉक को लेकर के ये भी अक्सर आती है कि वहां पर वर्चस्व की लड़ाई बहुत है, और इसको अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। और वो वर्चस्व की लड़ाई जो है वो जब असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो मध्य प्रदेश में दिखी थी, और थोड़ा सा परेशान भी थे अखिलेश यादव, और उसके बाद भी कई बार बयानात आए, फिर जो है वो सब कुछ सेटल कर लिया गया, सब कुछ जो है वो नॉर्मलाइज हो गया। मगर वर्चस्व की लड़ाई की वजह से भी थोड़ा सा जो है मतलब अनकंफर्ट फील करते हैं लीडर्स, क्योंकि तमाम ही लीडर जो है वो अलग अलग सूबों से आते हैं, और वो वहां पर उनकी हर इलाके का एक लीडर है, उसकी एक बड़ी पार्टी है, तो हर कोई अपने आप में बड़ा है। तो वहां पर कौन बड़ा है, इस बात की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, हर किसी को लगता है मैं ही बड़ा हूं सबसे। पत्रकार साहब, इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई है जी, उसमें सारे नेता रहे हैं, इतना सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस बैठक में शामिल हुए हैं। आप किसी भी बैठक में उठा के देख लीजिए, कहीं मनमुटाव हुआ है। ये जो गोदी मीडिया है, ये जो है खबरें छापती है मनमुटाव की, इंडिया शब्द से घिरा हो रहा है। कुछ दिन पहले तो इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा जाता था। अरे कितना आप बदनाम करेंगे। मैंने ये कह दिया कि इस देश में लड़ाई बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। 85% दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी जो संविधान को मानता है कि आबादी देश में 15% है। हम भारत के मूल निवासी हैं, ये विदेश से आए हैं, ऐसे ये इंडिया के निवासी हैं। हम आदिवासी दलित यहाँ के मूल निवासी हैं, ये यूरेशिया से आए हैं, ये विदेशी हैं, ये इंडिया के नहीं रहने वाले हैं। अच्छा, ये देश हमारा दलितों बैकवर्डों माइनॉरिटीज का है। 69,000 मुसलमान इंडिया गेट पर शहीद हैं। कहाँ थे उस समय भाजपा और आरएसएस के लोग जब आजादी की लड़ाई थी? अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों से पैसा लेकर के भारत के खिलाफ जो है साजिश करने वाले, ये कब से देशभक्त हो गए? वो समय याद है ना आपको कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी बैठते थे, और उस समय कांग्रेस का शासन था, वो शासन धीरे धीरे खत्म हुआ। उसी तरह से आज मोदी जी भी आए हैं, ये भी शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, और बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। इस देश में 40 करोड़ धोबी पासी खटिक चमार हैं। संविधान बारूद है, संविधान के पास जाने का प्रयास। अलीमुल्ला खान साहब, वो विचारधाराओं का बारूद है। ठीक है अलीमुल्ला खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आज खड़गे साहब की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। आरएसएस बीजेपी को कहा जहर की तरह है ये, इससे दूर रहो। मेरा सवाल ये है, आरएसएस और बीजेपी के नाम से कब तक, जो कि पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों को डराया जाता है, कांग्रेस डराती है आरएसएस के नाम पर, मगर अब इस देश के लोगों को ही डराया जा रहा है आरएसएस के नाम पर और बीजेपी के नाम पर, और ये कहा जा रहा है कि ये जहर है, इससे दूर रहो। तो कांग्रेस कब तक जो है, ये सवाल पूछते हैं लोग कि कांग्रेस कब तक आरएसएस और बीजेपी के नाम पर लोगों को डराती रहेगी? अलीमुल्ला खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अलीमुल्ला साहब, मेरा ख्याल का कुछ टेक्निकल इशू है, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है उनके साथ। सुमित शशांक जी, जैसे मैंने अलीमुल्ला साहब से सवाल पूछ रहा था, वो सवाल ये था कि भाई वो आज जो है वो कांग्रेस के सदर हैं, कौमी मतलब जो है कौमी सदर हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वो कांग्रेस को आरएसएस को जहर कह रहे हैं कि भाई इनसे दूर रहो आप। मेरा सवाल ये है कि मतलब ये इस तरह के बयानों से क्या कुछ हासिल होने वाला है? किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बीजेपी को जहरीला बता रही है? अक्सर ऐसी ही बातें बीजेपी की तरफ से भी होती हैं, आज भी कई सारे बयान हमने देखे बीजेपी के लीडर्स के। तो ये बयानबाजी के जरिए ही क्या चुनाव जीता जाएगा? एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखा करके, जहरीला बता करके, और जो है वो मतलब मौत का सौदागर कहा जाता है कभी। अब ये कह रहे हैं कि ये मोहब्बत के नहीं बल्कि जो है ये नफरत के सौदागर हैं,
बीजेपी कह रही है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस उनको जहरीला बता रही है, तो क्या बयानबाजी से ही 2024 का रण जीतने की कोशिश होगी? देखिए, इस देश पर लगातार हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के रूप में कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं ये लोग गुलामी की मानसिकता, इनकी जो जड़ें है ना, इनकी जो पूरी की पूरी जो जमात है ना, वो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से जकड़ी हुई है। और ये कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की जो नीति है, इनकी नसों में भरा हुआ है। तो इनकी नसों में जो फूट डालो राज करो की नीति है, हमेशा देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की ही बात करते हैं। ये लगातार सांप्रदायिक सौहार्द जो भारत में लगातार विविधता में बसा हुआ जो हमारा भारत वर्ष है, अनेकता के धागों में बंधा हुआ जो भारत वर्ष है, जो पंथ, संप्रदाय, मजहब, समाज सभी से बंधा हुआ जो भारत वर्ष है, उसको लगातार खंडित करने की बातें करते हैं। ये सिर्फ राजकुमारों की पार्टी चलाने वाले लोग हैं। आप देखेंगे बहुत ध्यान से, आम जनता जो भी आपका चैनल देखते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं परिवारवाद की जमात किसको आगे बढ़ाना चाहती है? अपने अपने राजकुमारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें बैठा हुआ एक भी पार्टी मुझे बता दीजिए जो कहती हो कि नहीं, मैं किसी मुसलमान बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, मुस्लिम समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति का नाम आगे करके ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना अपना परिवार का जो बिजनेस है उसको बनाए और बचाए रखना चाहते हैं। और कुछ लोग इनका जिनको समझ में नहीं आता है वो महिमा मंडन करते हैं। उनके लिए मैं कहूंगा कि ये कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठी रहे पगुराए। तो कुछ भैंसों का भी पूरा मंडली है बिहार में, जिन लोगों ने भैंसों का खून चूस लिया। मैं बार बार बोलूंगा, बिहार में जिन लोगों ने चारा घोटाले के माध्यम से भैंसों का चारा चोरी कर लिया, भैंसों का खून चूस लिया, स्कूटर पर कौन सी भैंसें लाद के ले जाई जाती थी, जरा मुझे ये बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के बच्चों का पलायन करा दिया, कहीं ना कहीं पूरा क्वालिटी ब्रेन जो है उसको समाप्त कर दिया। तो ये इसी प्रकार के लोग हैं। इनकी मानसिकता जो है ना, ये गंदी मानसिकता है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी हुई जो माताएं हैं, बहनें हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो हमारी जो बहनें हैं, अरे मुझे ये बताइए ना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में ये लोग कहते हैं कि राष्ट्र पत्नी है, उनके विषय में ये लोग अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इटली मूल के जो गोरे लोग हैं, उनका तलवा चाटने में जुबान नहीं घिसता है क्या आपका? जाकर के तलवे चाटते हैं तो जुबान नहीं घिसता है? जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माता है, बहन है, जो दलित आदिवासी माताएं बहनें हैं, उनका सम्मान कभी नहीं करते हो। इटली मूल के गोरे लोगों के तलवे चाटते हो और देश के लोगों को बोलते हो कि एशिया से आए हैं। राम राज्य के संकल्प में अंत्योदय छुपा है। पढ़े हो कभी रामायण? जाके इटली के लोगों का तलवा चाटते हो। शर्म नहीं आती है क्या तलवा चाटने में? हमारे देश की जो आदिवासी माता बहन है, उनका सम्मान कभी नहीं करते। ये देश दुर्गा का है, ये माँ सीता की भूमि है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो रात का इंतजार करते के लिए क्या किए हो? भ्रष्टाचार लोग, उनको समझ में नहीं आता। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठी रहे पगुराए, तो पगुराते रहे। इस प्रकार रहेंगे ना, राम मंदिर में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, को तोड़ने वाले लोग, दलित महिला को आप नहीं बुलाए। पत्नी क्यों कहा? दलितों का सम्मान नहीं है क्या? दलित माता बहनों का सम्मान नहीं है क्या? दलित माता अलीमुल्ला खान के पास हम आएंगे। ठीक है अलीमुल्ला खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त शायद सवाल किया था आपसे, मगर कुछ टेक्निकल इशू था, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई या फिर आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई। मेरा सवाल वही था कि आरएसएस बीजेपी को जहर की तरह जो है वो बता रहे हैं खड़गे साहब। उधर बीजेपी कह रही है कि जो राहुल गांधी की नफरत की जो सियासत है, वो मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे बस, बल्कि उस दुकान में नफरत का सामान वो बेच रहे हैं, इसीलिए उनसे लोग जो है वो छिटक रहे हैं। तो कभी मौत का सौदागर, कभी नफरत की दुकान, कभी जहर के मतलब जो है जहरीले लोग। ये सियासत कब तक चलेगी? और ये सवाल मैंने उनसे भी पूछ लिया, ये बीजेपी से भी सवाल है, ये आपसे भी है। मतलब कब तक एक दूसरी पार्टियां जो है वो एक दूसरी पार्टी को
मतलब मौत का सौदागर बता करके या जहरीला बता करके या नफरत की दुकान का सामान बेचने वाला बता करके, नफरत के नाम पर कब तक सियासत होगी? मेरा सीधा सवाल यही है बस। दो तीन बातों का एक साथ मेरा हाँ। ख्याल है कि का जवाब देना चाहूंगा जी अभी इससे पहले जो है जनाब इरफानुल्लाह खान साहब से आप जो है जब डिक्टेटरशिप को लेकर के जो खड़गे साहब का बयान आया, ठीक है, उसके जब ये बात कही जाती है कि ये जमहूरियत को खतरा है, ठीक है, एक तानाशाही की तरफ मुल्क जा रहा है, तो फिर उसमें ये उसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी पार्टी का इंटरनल सिस्टम क्या है, वहां का लीडर कौन है। उसका मतलब ये होता है कि जो इस जमहूरियत को इतने सालों में 70 सालों में एक मजबूत किया गया, ताकतवर किया गया, जहां पे उन तमाम आवाजों को जो असहमतियां थी, जो प्रोटेस्ट करने की आजादी, अपने से मुखालिफ आवाजों को स्पेस देना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, वो जो स्पेस था वो सिकुड़ता गया। और वो इस हद तक सिकुड़ता गया, इस हद तक क्या, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पेंटर हो, वो तमाम लोग जो सरकार के खिलाफ कोई बात, उनकी असहमतियां हैं, उनको ताकत से कुचलना। दूसरी बात, जो जमहूरी इदारे हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जमहूरियत को मजबूत करते हैं, जो अपोजिशन के साथ आवाज में आवाज मिलाते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, मीडिया है और जुडिशरी है, तमाम जो जमहूरी इदारे हैं, उनको जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, जिस तरह से गिरवी बनाया, वो इस जगत की इसलिए खतरा है। आप देखिए कि चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से गुंडागर्दी के जरिए, ईडी के जरिए, ईडी को एक टूल बना दिया गया, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, तमाम इदारों के जरिए जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों को जनता के जज्बात को जिस तरह मजबूर किया जाता है, उनको, वो इस मुल्क के लिए खतरा है। मुल्क के लिए खतरा यह है, इस मुल्क के लिए खतरा है कि एक आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, ये सवाल तो अपनी जगह पे है, ये सब तो कुछ बचेगा नहीं। एक सरकार जो कारपोरेट के एजेंट के तौर पे, एक दो कारपोरेट घरानों के एजेंट के तौर पे काम कर रही है, पॉलिसीज वहां से डिक्टेट होती हैं, कम्युनिज्म दंगे वहां से शूट करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस कब तक करती रहेगी, कांग्रेस उस वक्त तक करती रहेगी, ये नेहरू का विजन है, ये अंबेडकर का विजन है, जब तक जहर फैलाने की सियासत चलती रहेगी, जब तक ये आरएसएस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कुछ लंपट, ठीक है, गरीब नौजवान को ये उसको मजहब की बुनियाद पे जब उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ताकत कहां से मिलती है। ये बात करते हैं, बीच बीच में मुस्लिम महिलाओं की भी बात करते हैं, जब मुस्लिम, तभी वो भूल जाते हैं कि उन मुस्लिम महिलाओं के बेटों को, उनके भाइयों को, उनके शोहरों को ये लंपट, आरएसएस के लंपट उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, घर जलाते हैं, खुलेआम वो शोभा यात्रा निकाल करके मस्जिदों में वहां पे माइक से खड़े होकर गालियां बकते हैं, मस्जिद में खड़े होकर के झंडा लहराते हैं। ये मुल्क साझी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम किसी भी सियासी फायदे के लिए, हम किसी भी सियासी चुनावी हार जीत के लिए हम अपने उसूलों से समझौता नहीं कर। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, सुमित शशांक जी मैं आपके पास आऊंगा। कई सारे इल्जाम लगे हैं और इल्जाम बहुत क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं, यानी बीजेपी की तरफ इशारा है, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोलता है या कुछ मुंह खोलने की कोशिश करता है, लिखने की कोशिश करता है, तो उसको फौरन जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और एजेंसीज जो है उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ईडी सीबीआई की तरफ इशारा है, बार बार जो है वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया जाता है, समन भेजे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के डिक्टेटरशिप जो है वो हो रही है, किसी की भी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। जो भी अपोजिशन पार्टी है, लीडर है या कोई भी हुकूमत के खिलाफ बोलना चाहता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर के साफ तौर पर यह कहना है कि डिक्टेटरशिप है 100%, वो जो है एक तरीके से अघोषित आपातकाल है। ये देखिए, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत है, तो ये चरितार्थ होता है इस प्रकार के लोगों पर। पूरा का पूरा इंडी अलायंस किसी प्रकार की बात सोचता है। अब दूसरी बात पर आता हूं। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सदन के पटल पर जो किसान के बेटे हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री की गई, उनको किस प्रकार से अपमानित किया गया, उनके फिजिकल एबिलिटीज को लेकर के किस प्रकार से एक सांसद जो है
वो किस प्रकार का अपना वो कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि बिहार में हमारे लालू जी भी कला का प्रदर्शन देखते हैं। बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाच है लौंडा नाच, और लालू जी ने अभी हाल ही में लौंडा नाच करवाया था। तो वैसे लोगों को मैं वहां पर आमंत्रित करता हूँ, और वैसे लोगों का जो कैमरामैन थे राहुल जी, उनको भी वहीं पर आमंत्रित करूंगा कि वो भी आकर के वहां पे अपनी कला का प्रदर्शन करे। ठीक है सुमित जी, वक्त की कमी है जी। फाइनल कमेंट क्या होगा जो इस वक्त पॉलिटिक्स जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ जो है भविष्य है? वो आखिरी सवाल यही है। देखिए, मुझे सख्त अफसोस हो रहा है कि जो बड़ी पार्टी इस वक्त सत्ता में है जी, उस क्या एजेंडा सेट कर देश के सामने, क्या नफरत का एजेंडा सेट कर रही है। उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक एजेंडा सेट होना चाहिए, इशू बेस्ड होना चाहिए। इंडिया अलायंस की कोशिश यही है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल चला है, उसी तरह देश के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल आना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर ये देश एक पटरी पे आएगा। अभी देश पटरी से हट रहा है, ठीक है, इसे पटरी पे लाने की जरूरत है, विकास की तरफ जाने की जरूरत है, जमहूरियत को मजबूत करने की जरूरत है, संविधान को लागू करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त की कमी है, हम आज इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।